गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशंस का। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी। तो उसी में आगे का ये टॉपिक है। प्योर थ्योरेटिकल है, मैंने पहले बताया था आपको। काफ़ी जगह आपको लगेगा कि क्या बताया जा रहा है, लेकिन अभी चैप्टर का पार्ट है, कोर्स का पार्ट है, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता है, क्योंकि इसमें कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ हो रहे हैं, सब कुछ ऐसे मतलब फॉर्मल चीज़ें ही हैं। उसमें कंप्यूटर से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये चैप्टर आपके कंप्यूटर के कोर्स में ये चैप्टर रखा गया है, इसलिए इसका जानना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्टर्स बताए गए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है फैक्टर्स टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ बात ओरल की है, यहाँ बात रिटन की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में के फैक्टर्स हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो हमारा है, मतलब बोलने का जो तरीका है, हम जब कम्युनिकेट करते हैं किसी को, जैसे टीचर्स हैं वो पढ़ाते हैं, या आप लोगों को लोग कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो हर इंसान से क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग होता है और हर इंसान से को जवाब देने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आप क्वेश्चन आप टीचर से पूछ रहे हो तो आपको ये डर रहेगा कि हाँ, अगर इससे हमने ज़्यादा कुछ तेज़ आवाज़ में पूछा तो ये तेज़ आवाज़ में जवाब देगा और फिर कहानी दूसरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों से तो बहुत तरीके से पूछ सकते हैं। फ्रेंड से उनसे हम सॉफ्ट वॉइस में भी पूछ सकते हैं और गुस्सा करके भी पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करने का तरीका अलग होता है, टीचर से बात करने का तरीका अलग होता है, बाकी किसी अनजान आदमी से बात करने का तरीका अलग होता है, किसी को आप सालों से जानते हो उससे बात करने का तरीका अलग अलग होता है, हर इंसान से अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर आता है स्पीच, कि बोलते समय हमारी जो स्पीच है वो किस टाइप की होनी चाहिए। हमको हमारी स्पीच की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए कि अगर हम कहीं बोल रहे हैं, अगर हम पब्लिकली कोई स्पीच देना चाहें, मतलब अगर पब्लिकली भी बात करें तो पब्लिकली स्पीच देना चाहें, तो अगर हम एक पूरी मॉब के साथ सामने बोल रहे हैं, तो वहाँ पर हमको अपनी स्पीच को और अच्छे तरीके से रखना होगा और हमारी स्पीच भी ऐसी इस तरह की होनी चाहिए जिससे कि वो लोग मतलब सुन सकें। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ नहीं होता है, जैसे यहाँ तो उतना नहीं होता है स्कूल में, लेकिन बहुत सारे स्कूल में आप यहाँ पहले पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कहीं कहीं बहुत लंबी लंबी स्पीच चली जाती है। कोई मान लो स्पीच आया, कोई चीफ गेस्ट है वो स्पीच देने आया, वो इतनी लंबी स्पीच देता है कि लोग बोर होने लगते हैं। तो स्पीच देते समय ये ध्यान होना चाहिए कि हम मतलब जो जितनी चीज़ें हम बोल रहे हैं, जैसे सामने वाले जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो बैठे होंगे, जो देख भी रहे हैं हमको, वो उससे बधे रहे, उससे वो बाहर ना जाने पाए, ऐसा ना हो कि उनको बोरियत महसूस हो। तो स्पीच एक बहुत बड़ा फैक्टर है ओरल कम्युनिकेशन का, कि हमारी स्पीच बहुत अच्छी होनी चाहिए। कि और बहुत ज़्यादा बड़ी होना कोई ज़रूरी बात नहीं है कि बहुत बड़ी स्पीच हो, बहुत हैवी वर्ड्स यूज की जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जो जैसी भी हो इस तरह से हो कि वो लोगों को बांट दे। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे वर्ड्स, जो हम वर्ड्स सुनते हैं बोलते समय वो बहुत सही होने चाहिए। भाई वर्ड्स में तो बहुत तरह के वर्ड्स आते हैं, फॉर्मल ऐसे भी वर्ड्स हैं जो हमें सुनने में अच्छे लगते हैं, ऐसे भी वर्ड्स हैं जो हमें सुनने में नहीं अच्छे लगते हैं। तो वर्ड्स पे भी ध्यान होगा, तरीके पे ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि अगर हम कहीं पे अगर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वहाँ हम किस तरह के वर्ड्स यूज करें, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंदी में अगर बहुत अच्छे से कहें तो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। तो हमारे वहाँ ये सारी चीज़ें बोलते समय वर्ड्स पे भी बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी बात को कहने के बहुत तरीके होते हैं। मैंने पहले ही बताया था, उससे पहले वाली क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया था। एक तरीका होता है कि आपके पिताजी का नाम क्या है, दूसरा तरीका होता है आपके बाप का, तुम्हारे बाप का क्या नाम है। दोनों का मतलब एक है, लेकिन दोनों में वर्ड्स का बहुत बड़ा फर्क है और दोनों में एक्सप्रेशन का भी बहुत बड़ा फर्क है। दोनों में वर्ड्स का जमीन आसमान का, पिताजी और बाप वर्ड्स मतलब एक ही इंसान हो जाता है, लेकिन दोनों वर्ड अलग अलग है। अगर कोई पिताजी पूछेगा आपके पिताजी का क्या नाम है तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कोई पूछे तुम्हारे बाप का क्या नाम है तो वो तुमको बुरा लगेगा, किसी को भी बुरा लगेगा। ठीक है, तो दोनों ये वर्ड्स लगे लिखते हैं और कुछ नहीं है भाई, वहाँ वर्ड्स चेंज हो जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो वर्ड्स हम हिंदी में कोई चीज़ पूछते हैं तो वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, और जब वही चीज़ इंग्लिश में होती है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो वर्ड वो भी बस वर्ड का चक्कर है कि इंग्लिश लोगों की वीक है, तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि भाई इंग्लिश जो बोला जा रहा है अच्छा ही बोला जा रहा है, गाली भी दी जा रही है तो वो भी अच्छी लगती, वो भी सही लगती है कि हाँ चलो ठीक है इंग्लिश में ही तो है, क्या दिक्कत है। लेकिन सही शब्दों का चयन किसी भी तरह की ओरल कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है वोकैबुलरी का रिदम का मतलब होता है फ्लो, समझने की तरीके से बोलने का फ्लो होता है। टीचर्स का अपना बोलने का फ्लो होता है, क्योंकि टीचर्स को प्रैक्टिस होती है, उनका काम ही यही है क्लास में जाओ बकना शुरू कर दो एक लाइन से,
असली काम तो यही है भाई, सही वर्ड जो हम यूज करते हैं, मतलब मेरे यूज के लिए बहुत सारे वर्ड फॉर्मल नहीं होते हैं, तो वो यही है कि जाओ क्लास में बोलना शुरू कर दो। तो बोलना शुरू कर दो तो क्या उनके पास एक रिदम होती है बोलने की, उनको पता होता है कि इस तरह से हमको बोलते चले जाना है, और क्योंकि वो उनकी सालों की प्रैक्टिस होती है तो धीरे धीरे उनको उनके हैबिचुअल हो चुके होते हैं, तो उनकी रिदम अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट से कहें जाए कि तुम ये टॉपिक आकर यहाँ पर क्लास में बोर्ड के सामने आकर बताओ, तो बच्चा उतने अच्छे से शायद ना एक्सप्लेन कर पाए। कुछ बच्चे कर भी लें, कुछ बच्चे ना कर पाए, क्योंकि उनकी वो रिदम नहीं होती है। वो बताएंगे, फिर अटकेंगे, फिर फंसेंगे, फिर रुकेंगे कहीं पर। तो उनको जैसे क्वेश्चन आंसर जब ओरल आपका ओरल टेस्ट होता है तो उसमें देखते हैं बहुत बार होते हैं, बहुत बच्चे रट्टा मार के आते हैं, फटाफट ब्लैक में बोलते चले जाते हैं, क्योंकि उनकी रिदम बड़ी हाई होती है, बड़ी अच्छी होती है। और बहुत बच्चे अटक अटक के सुनाते हैं तो उनकी रिदम थोड़ी लो होती है। तो मतलब फ्लो जो होता है बोलने का मतलब होता है वही हमारा रिदम होता है। देखो रिदम और टोन में बहुत बड़ा फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ रिदम जो है वो वॉइस कम्युनिकेशन के फ्लो को डिनोट करता है। टोन का मतलब होता है कि वो वॉइस कम्युनिकेशन किस टोन से, यहाँ मतलब होता है किस टोन में बोला गया। लोग कहते हैं ना कि उनका टोन अच्छा नहीं था, मतलब वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन वाला पार्ट है। ठीक है भाई, बहुत सारी बातें, कोई बात लाइट मूड में पूछी जाती है तो उसका टोन अलग होगा, कोई बात दूसरे मूड में पूछी जाती है तो उसका टोन अलग होगा। जैसे आप लोगों को याद हो, एक मूवी है आमिर खान की पीके, तो उसमें कहता है वो जो पीके होता है, आमिर खान होता है, वो कहता है कि अच्छा शब्द के भी अलग अलग मतलब होते हैं। जिस तरह वो बताता है कि अच्छा, अगर अच्छा कहा जाए तो मतलब वो डाउटफुल में है, उसने कई अलग अलग एक्सप्रेशन से उस चीज़ को दिखाया है। अच्छा शब्द एक छोटा सा शब्द है, अच्छा शब्द, उसके भी बोलने के अलग अलग टोन, कि उसको हम अगर हम उसको अलग टोन में बोलेंगे तो उसका मतलब अलग तरीके से निकलेगा। तो हर वर्ड का अलग अलग टोन होता है। कोई बात जैसे कोई चीज़ है, अगर कहा जाए, मान लो कोई आपसे कहता है कि आज बहुत हीरो लग रहे हो, तो वो रहेगा ना, आज तो बहुत हीरो लग रहे हो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो। कोई चीज़ अब उसको कमेंट में भी ले सकते हैं और उसी सेम बात को हम कॉम्प्लीमेंट में बोलने के टोन से क्लियर होगा कि वो चीज़ जो आपको बोली गई है वो कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट है। भाई बोलने का तरीका ही तो है, बोलने का तरीका ये बताएगा कि हम वो जो वर्ड आपको बोला गया है वो कमेंट के तौर पे बोला गया है या फिर कॉम्प्लीमेंट के तौर पर। वर्ड एक ही है लेकिन बोलने के टोन से वो चेंज हो जाता है, मतलब उसमें एक्सप्रेशन है, वो फेशियल एक्सप्रेशन ना भी हो लेकिन वो वर्बल एक्सप्रेशन है, कि वर्बल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि वो गुस्से में कही गई बात है या नॉर्मली कही गई बात है या मजाक में कही गई बात है। अलग अलग तरीके होते हैं। तो किसी भी वर्ड के लिए, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए टोन का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे ये क्लियर हो जाता है कि वो चीज़ किस एक्सप्रेशन में कही गई। ठीक है, बहुत बार देखा ना क्या कि सामने उसने इस टोन में बोला, इस टोन में बोला, तो वो टोन समझ में आ जाता है कि गुस्से वाला टोन था, कि नॉर्मल टोन था, कि कमेंट वाला टोन था या मजाक वाला टोन था, किस टोन में वो बात कही। पिच से मतलब होता है वॉइस क्वालिटी की पिच जो होती है वो, भाई बहुत लोगों की आवाज़ बहुत तेज होती है, हाई पिच वाली होती है, तो वो लोग बहुत तेज बोलते हैं। उनको उनकी हाई पिच होने की वजह से उनकी वॉइस बहुत ऊपर तक सुनाई देती है। मतलब नीचे अगर वो सेकंड फ्लोर पे कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो तेज पढ़ाएगा तो उसकी आवाज़ ऊपर तक आएगी। और बहुत टीचर ऐसे होते हैं जिनकी पिच बहुत हाई नहीं होती है, वो क्लास में भी बोलते हैं तो भी बहुत अच्छे से लोगों को नहीं कम्युनिकेट हो पाता है। कोई भी टीचर ही ना हो, कोई भी इंसान हो, तो बोलने की पिच का भी एक फ़र्क होता है कि हर जगह पे अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ इसलिए कि आपको क्लियरली सुनाई दे, लेकिन नॉर्मली मेरी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं है, लेकिन आपको सुनाई दे क्लियरली या क्लास में सुनाई दे क्लियरली, उसके लिए उसकी पिच को हाई किया जाता है। सिंगर्स होते हैं, सिंगर्स किसी सिंगर की पिच बहुत हाई होती है कि वो अगर नॉर्मल गाना भी गाएंगे तो वो हाई पिच में लगेगा। ठीक है, अब जैसे आपका छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक गज़ल सिंगर है, उसकी पिच जो होती है बहुत लो होती है, और वही अगर एक रैप सिंगर है, जैसे कि आपके बहुत सारे रैप सिंगर हैं, तो ये क्या कहते हैं, हनी सिंह है या कोई भी है, गुरु रंधावा है, इस तरह से उनकी पिच अलग होती है। दोनों की पिच में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, क्योंकि गज़ल में जो पिच होती है वो बहुत लो रखी जाती है, बहुत सॉफ्ट रखी जाती है, और जब वही चीज़ रैप म्यूज़िक में जाती है, पॉप म्यूज़िक में जाती है, तो उसको और लाउड किया जाता है जिससे कि वो और इजीली और अच्छे से वो सुनाई दे। तो वहाँ पर तो म्यूज़िक का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, उसमें पिच का वो है। एक एग्जाम्पल है, वैसे पिच से मतलब हमारे वॉइस क्वालिटी के अप या लो होने से। बहुत टीचर की वॉइस क्वालिटी बहुत हाई होती है तो वो हाई पिच में बोलते हैं या हाई पिच में वो समझाते हैं। बहुत लोगों की नहीं उतनी हाई होती है, लेकिन नॉर्मली टीचर्स की हाई हो जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा बच्चों के सामने बोलना है तो धीरे धीरे हाई हो जाती है, तो उसका बहुत एक इम्पैक्ट पड़ता है।
हाई पिच से बोला जा रहा है कि लो पिच से बोला जा रहा है, इस बात का बहुत ध्यान रखें। देखो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आपका आता है राइटिंग रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन बहुत तरीके से होता है, ठीक है, देखा ही भी है आप लोगों ने। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी हमारा रिटन कम्युनिकेशन है, ईमेल्स हैं वो भी रिटन कम्युनिकेशन है, लेटर है वो भी रिटन कम्युनिकेशन है, ठीक है। और भी बहुत तरीके से मोड है, आपको जो नोटिस दी जाती है वो भी एक रिटन कम्युनिकेशन है। तो रिटन कम्युनिकेशन भी बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है। जिस भी जो भी राइटिंग में जो भी वर्क हो रहा है, आपको टीचर से छुट्टी लेनी है तो उसके लिए आप लीव एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो भी तो एक रिटन कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन वो इसलिए करवाया जाता है कि भाई कल को ये प्रूफ रहता है, रिटन में लेने से ये प्रूफ रहता है कि हाँ ये चीज़ किस संदर्भ में या किस विषय में की गई थी। अगर आपने छुट्टी ली है तो उसका एक प्रूफ हमारे पास रहता है अगर हम राइटिंग में वो चीज़ ले लेते हैं। तो बहुत सारे कम्युनिकेशन जो होते हैं वो रिटन में होते हैं, और रिटन वाले कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव माने जाते हैं क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंटल प्रूफ हो जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में तो कुछ भी कह दो, कल को पलट जाओ, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज़ लिखी गई है उसके बाद साइन कराए गए हैं तो उससे ये होता है कि हाँ ये फला आदमी ने ये चीज़ लिखी थी और उस पर साइन किए थे, तो उसको कहीं ज़्यादा सही और सत्य माना जाता है। दूसरी चीज़, जब चैप्टर है, जैसे आपका चैप्टर, कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट का, अब वो चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया जाए, आपने सुन लिया, ओरल कम्युनिकेशन हो गया, ओरली कम्युनिकेट कर दिया गया आपको चैप्टर, लेकिन वो ओरल कम्युनिकेशन हमेशा हमें याद नहीं रहेगा। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, हम सुनते जाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें स्किप होती जाएंगी, इसीलिए वो सारी चीज़ें लिखवाई भी जाती हैं जिससे कि आपको कल को फिर से उनको रिवाइज करना हो, रिकॉल करना हो, तो आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। तो रिटन कम्युनिकेशन ये भी एक कम तरीके की उस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए उसको राइटिंग में भी इसलिए लिखवाया जाता है जिससे कि आप उसे जब भी पढ़ें तो आपको वो चीज़ें फिर से रिकॉल हो जाएं जो आपने समझी थी, ठीक है। तो वो भी हमारा एक तरह का रिटन कम्युनिकेशन है कि उस चैप्टर को हम समझाने के लिए आपको रिटन वे में कम्युनिकेट करते हैं, मतलब क्लास में लिखवाया जाता है या फिर आपको PDF के थ्रू लिखवाया जाता है। तो वो इसीलिए लिखवाया जाता है जिससे कि वो आपको क्लियर हो जाए। इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं अपने रिटन कम्युनिकेशन में। रिटन कम्युनिकेशन में बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। वर्बली बोलना तो आसान होता है, वर्बली बोल दिया, वर्बली बोलने में हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देना होता है, ग्रामर पे भी ध्यान देना होता है लेकिन उतना नहीं देना होता है। लेकिन लिखते समय हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना होता है। अगर आपको बोलने को कहा जाए तो बोलना बहुत लोगों को आता है, इंग्लिश में बोलना, हिंदी में बोलना बहुत लोगों को आता है, लेकिन राइटिंग वाली में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे मान लो कोई बच्चा है, वो बच्चा छोटा सा बच्चा है, अगर उसको यहाँ से ले जाकर वो बच्चा मान लो अमेरिका में पैदा होता है, इंग्लैंड में पैदा होता है, तो उसकी इंग्लिश कितनी अच्छी होती है क्योंकि वो बचपन से इंग्लिश बोलते आ रहा है, सुनते आ रहा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है। लेकिन अगर उसको हम लिखने को कहते हैं तो वो नहीं लिख पाएगा क्योंकि उसको लिखना आता ही नहीं। तो वर्बल कम्युनिकेशन और हियरिंग मतलब सुनकर और वर्बली बोलकर उसको सारी चीज़ें क्लियर है, लेकिन राइटिंग में उसके पास कुछ नहीं है, वो लिख ही नहीं सकता। भाई विदेशों में जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनकी स्पीकिंग तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सुनो उनकी स्पीकिंग को तो उसमें ग्रामर का कोई खास यूज़ ही नहीं होता है, ग्रामर वो लोग यूज़ ही नहीं करते। सबसे ज़्यादा वर्ड में जो भी वर्ड में कहीं पर भी इंग्लिश बोली जाती है, सबसे करेक्ट इंग्लिश जो है वो इंडिया में बोली जाती है, मतलब पूरी तरह से करेक्ट नहीं लेकिन काफ़ी हद तक करेक्ट है, क्योंकि ग्रामर का उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है। साउथ में तो और ज़्यादा ध्यान देते हैं, प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम अलग है, लेकिन ग्रामेटिकली वो जो कम्युनिकेशन जो रिटन में या ओरल में वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहता है किसी भी लैंग्वेज में। तो रिटन कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर का यूज होना बहुत ज़रूरी है, और रिटन कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन में ज़मीन आसमान का डिफरेंस इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। देखो सबसे पहले मतलब हमको बहुत सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, किसी भी लैंग्वेज की हो, हमको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड्स पता होने चाहिए, और उन वर्ड्स का सही यूज़ करना भी हमको आना चाहिए। एक ही वर्ड को कई अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, इंग्लिश में भी, और हिंदी में तो खैर नहीं ऐसा होता है, लेकिन इंग्लिश में तो बहुत जगह एक ही वर्ड को कई तरीके से यूज़ किया जाता है। तो उस वर्ड्स के ज़्यादा से ज़्यादा आपको वर्ड्स पता होंगे तो आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे। नॉर्मल वर्ड्स हमको पता होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं नहीं पता होते, वो आपको आना चाहिए। लर्न टू स्पेल करेक्टली, वर्ड्स लर्न भी होने चाहिए जिससे हम इसको करेक्टली बोल सकें, क्योंकि अगर हमें वर्ड पता नहीं होंगे, उनको हम याद नहीं करेंगे तो हम उसे करेक्टली बोल नहीं पाएंगे। तो बहुत सारे वर्ड हमें याद भी होने चाहिए, बहुत सारी वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, और उसको अच्छी तरीके से स्पेल क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि बहुत बार बच्चे प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, साइंस में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, बायो में बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जिनको बहुत बार प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, या और किसी लैंग्वेज में किसी भी सब्जेक्ट में देखते हो तो बहुत सारे वर्ड कभी डिफिकल्ट वर्ड हो जाते हैं। तो अगर वर्ड्स याद है, लर्न है, तो उनको प्रोनाउंस करना भी आपको इजीली आ जाता है। रीड राइट, देखो राइटिंग के लिए रीडिंग बहुत जरूरी है, अगर आप अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग भी उतनी नहीं
पर कुछ भी नहीं हो रहा है तो राइटिंग अपने आप से इम्प्रूव हो जाएगी। अगर रीडिंग आपकी अच्छी होगी तो अपने आप से राइटिंग बेटर हो जाएगी, कि रीडिंग आप जितना अच्छे से करोगे तो वही चीज़ें आप राइटिंग में भी अप्लाई करोगे। इम्प्रूव योर ग्रामर का मतलब है, ग्रामर मैंने पहले बताया, ग्रामर का सबसे ज़्यादा यूज होता है किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए। वर्बल के लिए उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन के लिए तो पूरी तरह से ग्रामर यूज होती है। भाई इंग्लिश में ही आप देखो, प्रेजेंट टेंस में तो अलग कहानी हो जाएगी, पास्ट टेंस में तो रूल्स अलग हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस में तो रूल्स अलग हो जाएंगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। अगर कोई भी काल चेंज हो रहा है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, तो वो अपने आप से वर्ड्स भी उसी हिसाब से चेंज हो जाते हैं। बोलने में तो चलो चल जाता है, बोलने में तो उतना नहीं हुआ है, ये बोलते समय स्पेलिंग हमको पता है, स्पेलिंग हमने बोल दी, लेकिन लिखते समय स्पेलिंग मिस्टेक्स के चांसेस बहुत होते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती है लिखते समय। तो ग्रामर का भी एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी राइटिंग कर सकते हैं। ऑलवेज राइट योर माइंड ऑफ योर ऑडियंस माइंड। जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं वो हम किसके लिए, ऑडियंस का मतलब यहाँ पब्लिक से है, वो टीवी वाली या वीडियो या सिनेमा हॉल वाली ऑडियंस से मतलब नहीं है। वो टेक्स्ट जो लिखा जा रहा है, जो चीज़ लिखी जा रही है, वो किसके लिखी जा रही है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे रहे हो अपनी लैंग्वेज में, तो वो क्वेश्चन आंसर का जवाब आप टीचर को दे रहे हो, तो उसमें वो वहाँ पर ऑडियंस टीचर है, तो टीचर के माइंडसेट के हिसाब से लिखा जा रहा है, तो उसको किस वे में हम लिखते हैं। अगर आप मैसेज करते हो अपने फ्रेंड को, तो आप किसी भी वे में उसको मैसेज कर सकते हो, लेकिन आप किसी अपने घर के अपने पापा को या अपने दादाजी को या अपने किसी टीचर को मैसेज करते हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि हम किसको मैसेज कर रहे हैं, कि कहीं उसको बुरा ना लगे, कहीं उसे गुस्सा ना आ जाए, कुछ भी ये सारी चीज़ें हैं। तो जिसको भी हम जो भी रिटर्न में चीज़ें दे रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ों का ध्यान बहुत रखना चाहिए कि वो हम किसको भेज रहे हैं। किसी भी तरह के रिटन कम्युनिकेशन में या ओरल में वर्बल में भी हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि हम वो किस वाले को, यहाँ पर ऑडियंस से मतलब है कि हम वो जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, जो चीज़ें हम लिख रहे हैं, वो सामने वाला जो है वो क्या है। ठीक है, जैसे स्पीच लिखी जाती है, स्पीच जैसे बच्चों के सामने प्रिंसिपल मैम या टीचर स्पीच देते हैं, मान देते हैं जहाँ पर भी, तो वो स्पीच इस तरह से लिखी जाती है कि उसमें सारे लोग कवर हो जाए, सबको एक पूरे सम्मान के साथ उसमें बोला जाता है। ठीक है, तो वो अपना तरीका होता है। अगर वही स्पीच किसी बड़ी कंपनी की होगी तो अलग तरीके से होगी, स्कूल में होगी तो अलग तरीके से होगी, तो हर जगह वो हर तरह से होती है। नेता लोग स्पीच देते हैं, उनकी स्पीच अलग तरीके से होती है। वहाँ लाखों की भीड़ है, उनको लाखों की भीड़ को रिप्रेजेंट करना है या उनके सामने वो चीज़ रिप्रेजेंट करनी है, तो वहाँ पर वे ऑफ टॉकिंग अलग है। देखो तीन रिटन कम्युनिकेशन के तीन इन्होंने छोटे से एग्जाम्पल दिए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन। डायरेक्ट वर्ड देखने में आपको नया लगता है, लेकिन तो खास कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। डायरेक्ट का मतलब जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हो, पर्सनल कम्युनिकेशन या डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब यहाँ कुछ नहीं, अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, चाहे वो रिटन हो रहा है चाहे वो ओरल हो रहा है, तो वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो उसमें जैसे ईमेल हो गया, दो लोग ईमेल शेयर करते हैं, ईमेल भेज रहे हैं दूसरे को, तो वो वहाँ पर कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, बहुत बार क्या होता है कि सीबीएसई कोई ईमेल भेजती है, तो वो ईमेल कई सारे स्कूल्स के लिए एक साथ होती है, तो वहाँ पर मतलब कुछ गिने चुने स्कूल होते हैं, उनको वो एक जनरल ईमेल भेजती है या जनरल मैसेज भेजती है, तो वो ग्रुप के हिसाब से भेजा जाता है। अगर वही सीबीएसई हमको पर्सनली भेजेगी हमारे स्कूल के लिए, तो उसमें हमारे स्कूल का नाम, हमारी स्कूल की डिटेल, हमारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। और जब वो एक ग्रुप को भेजेगी कि हाँ इतने जो स्कूल्स हैं उनके में ये प्रॉब्लम आ रही है उनके डेटा में, तो उनको संबोधित करने के लिए उसका तरीका अलग हो जाएगा। उसी तरह रिटर्न में उसमें भी हो जाता है। भाई अगर कोई चीज़ जैसे स्कूल ने कोई नोटिस निकाली है, तो वो नोटिस अगर मान लीजिए स्पेसिफिक क्लास के लिए है, तुम्हारी क्लास 10th के लिए है, तो उसमें क्लास 10th से रिलेटेड बातें होंगी। लेकिन अगर पूरे स्कूल के सारे बच्चों के जनरल नोटिस है, तो उसको जनरलाइज वे में बताया जाएगा, तो वहाँ पर फर्क है। पब्लिक कम्युनिकेशन जो मतलब पब्लिकली बताया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिकली डिक्लेयर की जाती हैं, तो वहाँ पर कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है। भाई वहाँ पर हमें ध्यान रखना होता है कि हमारे सारे रिलीजन के लोगों को भी उसमें कवर हो, सारे एरिया के लोग भी कवर हो, कास्ट एंड क्रीड, हर चीज़ का ध्यान रखना होता है, किसी को भी कोई चीज़ बुरी ना लगे। तो तीनों टाइप के कम्युनिकेशन है, हमें अलग अलग तरीके से करना होता है, अलग अलग चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, ज़्यादा लोगों के लिए तो और ध्यान रखना होता है कि किसी को भी वो स्टेटमेंट से या उन बातों से किसी भी तरीके का कोई बुरा ना लगे या ऐसा कुछ गलत मैसेज ना जाए। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और टेस्ट कैसे होगा उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि देखो आपका जो टेस्ट होने वाला है 1 सितंबर के बाद से, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये जो वेब टेक्नोलॉजी बेसिक वाला जो चैप्टर है, वो चैप्टर पूरा उसमें आएगा। उस चैप्टर में
लिखवाई ही थी और बाद में चैप्टर पढ़ाया ही है, वेब एप्लीकेशन बेसिक जो है, ठीक है। तो ये इसको मैंने लिखवाया भी और क्लास में भी एक्सप्लेन किया है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ होंगे, लेकिन वो MCQ बुक के पीछे वाले MCQ नहीं होंगे, उस पूरे चैप्टर से होंगे। जितना मैंने रिटर्न में लिखवाया है वो जो बुक में दिया हुआ है, बुक नहीं दी है तो खरीद लो बेटा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन टेस्ट में बिना बुक के काम नहीं चलने वाला। यहाँ जितने भी पेपर बनेंगे वो बुक से बनाए जाएंगे, बुक का चैप्टर जिसने रीड किया होगा, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया होगा, वही उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकता है। कुछ ये तुम अगर सोच रहे हो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चन आंसर पूछे ही नहीं जाएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने दे दिया क्वेश्चन, आपने सामने रखी कॉपी उठा के छाप लिया, वो तो बताना पड़ेगा नहीं, सबको आता है। नकल करना एक ऐसा काम है जो छोटी क्लास के हो बच्चे हो या बड़ी क्लास के बच्चे, किसी टीचर को नहीं सिखाना पड़ता, सबको आता है। तो चीटिंग ना होने पाए इसलिए चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, बीच बीच में से पूछे, क्वेश्चन आंसर्स के बीच बीच में से पूछे जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाएंगे। तो वीडियोस आप लोग बार बार देखो, ये जो बुक है वो खरीद लो और ये वेब एप्लीकेशन बेसिक वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 50 नंबर हम आपको फ्री में दे देंगे, तो ये इस भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें, ठीक है। मुझे पता है कितने लोगों ने कॉपी बनाई है, कितने लोगों ने नहीं बनाई, जितने लोगों ने बनाई उन्होंने मुझे शो कर दी है। तो अब वो नंबर की मार्किंग मेरे मन में अपने आप चल रही है, तो लास्ट में आपको रिजल्ट पता चलेगा कि किसको कितने नंबर मिले। तो 50 नंबर फ्री में आपको नहीं मिलने वाले हैं, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डेली कंप्यूटर पढ़ो, लेकिन उसका वर्क कंप्लीट करो, वो सारी चीज़ें बिना कॉपी देखे तो नंबर मैं वैसे भी आप लोगों को देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल तो लास्ट में होगा, उस प्रैक्टिकल में आपकी कॉपी देखी जाएगी। कॉपी जो नहीं बनाया वो बना लो, क्योंकि जिन्होंने बनाया है वो मैंने सारा डेटा सेव करके रखा है, तो कोई ये नहीं कह सकता है कि हाँ हमने आपको पहले भेज दिया था, क्योंकि जब से ऑनलाइन क्लासेस, जब से ग्रुप क्रिएट हुआ है, एक एक डेटा पूरा सेव करके रखा हुआ है मेरे पास। तो कोई ये बेवकूफ़ नहीं बना सकता कि हाँ हमने आपको भेजा था, क्योंकि सब सेव है, नाम के साथ सबका नाम, सारा डेटा, वो मैं डिलीट भी नहीं करने वाला। मेरे फ़ोन में अच्छी खासी मेमोरी है और वो बहुत दिन तक पड़ा रहेगा, ठीक है। तो कॉपी बना लो, बुक खरीद सकते हो तो बुक खरीद लो, क्योंकि बुक भी ज़रूरी है। और ये जो चैप्टर है आपका वेब एप्लीकेशन बेसिक, इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से रीड करो, अच्छे से लर्न करो, तभी वो आप क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। हालांकि आप लोगों को पहला एग्जाम देते ही क्लियर हो जाएगा किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। आपको जो पेपर बनाया जाएगा उसकी एक सेट टाइमिंग होगी, वो टाइमिंग वो टीचर खुद सेट करेगा। कोई टीचर 10 मिनट भी दे सकता है, कोई टीचर 5 मिनट भी दे सकता है। मुझे पता है कि अगर इस क्वेश्चन का जवाब 2 सेकंड में दिया जा सकता है, तो वो आपको उतना ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो पेपर का एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसी टाइम पे वो पेपर आपको ग्रुप पे डाला जाएगा और उसके बाद सिक्योरिटी चेंज कर दी जाएगी उसके बाद उसमें आप वो कुछ और नहीं भेज सकते हो। जब टाइम ओवर होगा उसके बाद फिर से उसको सेटिंग चेंज की जाएगी और जिनको भी 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा उसको वार्निंग टाइम भी दिया जाएगा। उस वार्निंग टाइम के बीच में आपको फ़ोटो क्लिक करके रख लेनी होगी, ठीक है। तो MCQ वाले क्वेश्चन हैं, तो ऊपर आपको नेम, क्लास, सब्जेक्ट डालना होगा और जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके जो भी ऑप्शन या आंसर होंगे वो सारे लिखने होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन वो पेपर देख के समझ में आपको आ जाएगा। तो उसके लिए 5 मिनट का टाइम अलग से दिया जाएगा आपको, और उस 5 मिनट के कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी सेटिंग चेंज की जाएगी और उसके अगले 5 मिनट के अंदर आपको जल्दी आपको सारे लोगों को ग्रुप पे वो जो है आपका है वो सेंड करना होगा। और सेंड करने के बाद उसको क्लोज कर दिया जाएगा कि उस टाइम विदिन उतने ही टाइम में आप सेंड कर सकते हो, उसके बाद नहीं सेंड कर सकते हो, उसके बाद वो चीज़ें हटा दी जाएंगी। तो एक सिंगल पेज पे आपको पूरा काम करना है, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप तुरंत टिक लगा दोगे, नहीं चैप्टर पढ़ा होगा तो तुरंत आप आंसर नहीं दे पाओगे। ओके, थैंक यू।